एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन एफएफ। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हमारी स्टोरी द एंजल्स प्रोटेक्टिव हस्बैंड के नेक्स्ट पार्ट या कहें लास्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लगी और आपको इस एपिसोड का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा। ये कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज की स्टोरी वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ से वांग जी विंग को लंच के लिए विंग के ऑफिस गया था। एक रूम जो कि पूरी तरह डार्क था। उस रूम में बस एक मीडियम सी रेड लाइट लगी हुई थी, जिसकी वजह से ही लोग एक दूसरे के फेस को देख सकते थे। उस रूम के बीचों बीच एक पर्सन बंधा हुआ था, जिसकी हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उसके दोनों हाथ पे रस्सियों से बांध दिए गए थे। वो लगभग हाफ नेकेड था एंड उसके पूरे शरीर पर विप्स के निशान थे। उसका फेस पेल हो चुका था और ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में कोई खून रहा ही नहीं। वही इस हालत को एक पर्सन देख रहा था, जो कि उस बंधे हुए पर्सन के सामने एक बड़े काउच पर बैठा था। उसका एक पैर अपने दूसरे पैर पर था और वो सामने वाले पर्सन को बस देख रहा था, जो कि शायद अनकॉन्शियस था। वो पर्सन जो सोफे पर बैठा था वो अपनी जगह से उठता है और उस बंधे हुए पर्सन के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। जब वो देखता है कि वो पर्सन अनकॉन्शियस है तो वो अपने मेन की तरफ देखता है। वो मेन बस नोट करता है और अगले ही पल उस बंधे हुए पर्सन की ऊपर ठंडे पानी की एक बाल्टी डाल दी जाती है, जिससे वो घाव जो ताज़ा ही थे उसकी वजह से वो पर्सन झटके से उठता है। पहले तो उसे कुछ साफ नहीं दिख रहा था क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन जैसे जैसे वो अपने सामने वाले पर्सन को पहचान रहा था उसकी बॉडी नम हो रही थी। वो कुछ बोलने लायक ही नहीं था, फिर भी उसने सामने वाले पर्सन की तरफ देखा और कहा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो वांग जी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे माफ़ कर दो, अब तो छोड़ दो मुझे। तुम कितने सालों से मुझे टॉर्चर कर रहे हो, वेन चाव ने वांग जी से प्लीड करते हुए कहा। लेकिन वांग जी के फेस पर 1% भी चेंज नहीं हुआ। उसका फेस अभी भी एक्सप्रेशन लेस था और उसने जब वेन चाव की ये बात सुनी तो वो झुका और उसने वेन चाव की तरफ देखा और कहा, तुम्हें छोड़ दूँ? तुम्हें कैसे छोड़ दूँ? क्या तुमने उसे छोड़ा था जब वो तुमसे प्लीड करता था? क्या तुमने उसे छोड़ा था जब वो तुम उसे बिना गलती के मारते थे? क्या तुमने अपने बच्चे तक को छोड़ा, जो नन्ही सी जान शायद अभी तक सांस तक नहीं लेने लगा था? क्या तुमने उसे छोड़ा था जो तुम मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ? तुम हैवान हो वेंचाओ और तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। ये बोलकर वांग जी अपने पाँव को उठाता है और किसी चीज़ के ऊपर रखता है और जैसे वो रखता है वेंचाओ की पूरी बॉडी में लगभग 440 वोल्ट का करंट दौड़ जाता है, जिसकी वजह से वेंचाओ की पूरी बॉडी वाइब्रेट करने लगती है और वेंचाओ की चीखें उस बंद कमरे में गूंज जाती हैं। थोड़ी देर तक उसको करंट देने के बाद वांग जी अपने पैर को उठाता है और घूमकर उस रूम से बाहर जाने लगता है। वो उस रूम के एंट्रेंस पर पहुंचकर अपने आदमियों की तरफ देखता है और कहता है, किल हिम एंड ऐसा बताना जैसे कि कोई एक्सीडेंट हुआ है। किसी को कान खबर नहीं होनी चाहिए कि इसकी मौत कैसे हुई। ये सुनकर वो सभी आदमी बस यूनिसन में कहते हैं, यस सर। उसके बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है। वहीं विंग और वांग जी अब अपने घर आ चुके थे। जैसे वो दोनों घर में एंटर लेते हैं, दो नन्हे कदम दौड़ते हुए उनके पास आते हैं। शान गागा, लेन शुशु। ये दोनों और कोई नहीं बल्कि आचिंग, जो कि 3 साल की हो चुकी थी, और लेन जिंगे थे, जो कि 2 साल का था। लेन जिंगे आचिंग से 1 साल ही छोटा था। लेन जिंगे लेन शेन और लेन चेंग का सरोगेटेड चाइल्ड है। और ये देखकर विंग के फेस पर स्माइल जाती है। वो आचिंग को अपनी गोद में उठा लेता है और जिंगई को वांग जी अपनी गोद में उठा लेता है। आचिंग ने विंग के फेस को पकड़ते हुए कहा, आचिंग ने आपको बहुत मिस किया श्यान गगा। आप कहाँ थे? मम्मा और पापा भी नहीं है यहाँ पे। ये सुनकर विंग के फेस पर स्माइल आ जाती है। वो कहता है, श्यान गगा को काम करना होता है बेबी, इसीलिए श्यान गगा वहाँ गए थे। आई एम सॉरी, श्यान गगा ने आपको वेट कराया। ये सुनकर आचिंग के फेस पर एक पाव उतर जाता है। वही जिंगई जब देखता है कि उसके शान गगा आचिंग से बात करने हैं तो उसे जेलस फील होता है। वो वांग जी की एम्बुलेंस में छूटने की कोशिश करने लगता है और वांग जी भी देखता है तो कहता है, क्या बात जिंगई, तुम क्यों छूटने की कोशिश कर रहे हो? ये सुनकर जिंगई ने देखा और कहा, मुझे शान गगा के पास जाना है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, तुम नहीं जा सकते जिंगई, तुम्हारे शान गगा अभी भी काम से वापस आए हैं और थके हुए हैं, तुम जानते हो। ये सुनकर जिंगई ने बस नोट किया। तभी लेन जेन और
लेन चेन जो है लेन लिविंग रूम में बैठे थे और लेन ई जो किचन में थी। लेन चेन ने कहा, वांग जी विंग यहाँ आकर बैठो, तुम थक गए होंगे। और विंग, तुम्हें इतनी देर तक खड़ा नहीं रहना चाहिए, आ जाओ और बैठ जाओ। विंग ने सुना और नोट किया वो दोनों ही लिविंग रूम में सोफे पर बैठे थे और आचिंग और जिंगई विंग की गोद में ही थे। तभी आचिंग ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, विंग की बेली पर हाथ रखते हुए कहा, शान गगा, मम्मा ने बताया कि आपके टमी में बेबी है। ये सुनकर विंग ने कहा, है। तभी जिंगई ने अपने फेस और आंखों को बड़ा बड़ा करते हुए कहा, हाँ शान गगा, आपने बेबी को खा लिया। ये सुनकर वहां पर तीनों लोग शॉक हो गए, उनकी आंखें बड़ी हो गई। वांग जी ने कहा, जिंगई तुम ये क्या कर रहे हो, विंग क्यों बेबी को खाएगा। यह सुनकर जिंगई ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, शुशु आप बिल्कुल बुद्धू हो। यह सुनकर विंग अपनी हंसी को कंट्रोल ही नहीं कर पाया और वांग जी के फेस पर पाउट आ गया। उसने कहा, मैं बुद्धू हूँ और तुम क्या कह रहे हो। यह सुनकर जिंगई ने कहा, शुशु जब हम किसी चीज को खाते हैं तभी तो हमारी टम्मी में जाती है, और अगर शान गागा की टम्मी में बेबी है तो उन्होंने बेबी को खाया। ये सुनकर वांग जी के फेस पर वांग जी हंसना चाहता था, लेकिन वो उसे जिंगई की क्यूरियोसिटी भी दूर करनी थी। उसने कहा, नहीं, तुम्हारे शान गागा ने बेबी को नहीं खाया, वो बस बेबी उसके टम्मी में है तो है। जिंगई ने अपने आर्म्स को अपने चेस्ट पर क्रॉस किया और सस्पिशियसली वांग जी की तरह देखते हुए कहा, और वो कैसे है। ये सुनकर वांग जी कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो एक बच्चे को कैसे समझाए कि विंग की टम्मी में बेबी कैसे है। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो बस प्रे कर रहा था कि कोई आ जाए जिससे वो इन लिटिल क्वेश्चन से बच सके। तभी आचिंग की नजर दरवाजे पर जाती है जहाँ उनके पेरेंट्स खड़े थे। लेन फैमिली के अदर मेंबर्स पे आ चुके थे। आचिंग ने जैसे ही अपने फादर और डैडा को देखा और दोनों उनकी तरफ दौड़ते हुए चले गए और आचिंग को देखकर जिंगई ने भी अपने पेरेंट्स को देखा और विंग ने एक गहरी सांस ली और कहा, ये बच्चे भी। तभी वांग जी ने विंग की ईयर के पास आते हुए कहा, उन्हें तो नहीं पता, पर क्या तुम्हें पता है कि ये बेबी तुम्हारे टमी में कैसे है। यह सुनकर विंग की ईयर पिंक हो गई। उसने वांग जी को पिंच करते हुए कहा, शेमलेस। उसके बाद सभी वो लेन मेंबर जो आए थे, लेन शेन, लेन चेंग, शाओशिंचेन और शुयंग आकर लिविंग रूम में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर तक वो अपना फैमिली टाइम एंजॉय करते हैं और उसके बाद सब लोग डिनर करके थके हुए होने की वजह से अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। अभी रात के लगभग 9 बज रहे थे। विंग अपनी बालकनी में खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था जहाँ बहुत ही ब्यूटीफुली स्टार्स शाइन कर रहे थे और मून था, जिसकी वजह से आसपास रोशनी हो रही थी। अभी ठंड का मौसम था, इसीलिए ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और विंग के हाथ अपने आर्म्स पर थे। उसे थोड़ी थोड़ी सर्दी लग रही थी। तभी उसे अपने शोल्डर पर कुछ वार्म फील होता है। जब वो अपनी नज़रों को घुमाकर देखता है तो देखता है कि वांग ने उसके ऊपर ब्लैंकेट रख दिया है और ये देखकर विंग के फेस पर स्माइल जाती है। वही वांग जी वही रखी चेयर पर बैठ जाता है और विंग को अपनी लैप में खींच लेता है। ये फील होते ही विंग ने अपने ऊपर से उस ब्लैंकेट को उठाया और वांग जी ने कन्फ्यूजन उसकी तरफ देखा। विंग ने उस ब्लैंकेट को उन दोनों की बॉडी के ऊपर ही रख दिया और अब दोनों ही एक ब्लैंकेट में थे। विंग का फेस वांग जी की चेस्ट पर था और वो वहीं से ही स्टार्स को देख रहा था। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम लंजा, बहुत लंबा समय बीत गया है जब वो सब हुआ था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी लाइफ इतना यू टर्न ले लेगी। मैंने कभी इमेजिन तक नहीं किया था कि मेरी भी एक फैमिली होगी जो मुझसे इतना प्यार करेगी, जिससे मैं इतना प्यार करूँगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ है लंजा। अगर तुम मेरी लाइफ में ना आए होते उस दिन, मेरे पेरेंट्स ने अगर ज़बरदस्ती मेरी शादी ना करवाई होती तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता। मैं आज भी उसी स्टडी रूम में होता जहाँ मैं 3 साल पहले था। मेरे पेरेंट्स ने शायद ही मेरी लाइफ में ये सबसे अच्छा काम किया होगा। और ये बोलकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया विंग, ये सब तुम डिज़र्व करते हो। तुम एक एंजल हो, एक प्योर सोल हो और मेरा ये फ़र्ज़ था तुम्हें हैप्पी रखना और तुम्हें एक फैमिली देना, और ये मैं तुम्हें दे चुका हूँ और तुम्हें खुश देखकर मैं भी बहुत खुश होता हूँ। ये सुनकर विंग के फेस पर स्माइल जाती है। वो दोनों बहुत देर तक बस एक दूसरे की आंखों में ही देखते रहते हैं। दोनों ने उसके बाद एक शब्द भी नहीं कहा। दोनों के फेस धीरे धीरे एक दूसरे के क्लोज आने लगे और आते आते इतने क्लोज आ गए कि वांग जी और विंग के लिप्स अब एक दूसरे के ऊपर थे और वो
एक दूसरे को सॉफ्टली किस कर रहे थे। पहले तो वो किस सॉफ्ट था, लेकिन धीरे धीरे वो किस पैशनेट होने लगा। और विंग जो वांग जी की गोद में था, उसने अपने लेग्स को वांग जी की वेस्ट के अराउंड रैप कर लिया। वो किस बहुत डीप होता जा रहा था। वांग जी ने विंग की लिप्स पर बैठ किया, जिससे विंग ने अपना माउथ ओपन कर दिया और वांग जी ने अपने टंग को विंग के माउथ में एंटर करवा दिया और विंग के माउथ को एक्सप्लोर करने लगा। किस करते हुए वांग जी ने विंग को अपनी गोद में ही उठा लिया और वो रूम के अंदर जाने लगा। रूम के अंदर पहुंचकर वांग जी ने जेंटली विंग को बेड पर लेटा दिया। इस बीच उन्होंने अपना किस एक बार भी ब्रेक नहीं किया था। बेड पर पहुंचते ही वांग जी विंग से लगवा और उसकी तरफ देखा। दोनों ही गहरी सांसें ले रहे थे। विंग का पूरा फेस रेड था, लिप्स रेड एंड स्वलन हो चुके थे और वांग जी के बाइट मार्क्स विंग के लिप्स पर थे। वांग जी ने विंग के फोरहेड पर किस किया और कहा, मैं जेंटल रहूँगा। ये सुनकर विंग के फेस पर स्माइल आ गई और उसने नोट किया। उसके बाद वांग जी ने विंग की शर्ट को ओपन करना स्टार्ट किया। उसकी शर्ट को पूरी तरह से ओपन करने के बाद अब विंग हाफ नेकेड था। वांग जी ने विंग की बॉडी पर मास्क बनाना स्टार्ट किया, उसकी नेक पर, चेस्ट पर, बेली पर। अब सिर्फ वांग जी के वो रेड लव बाइट मार्क्स थे, जिन्हें देखकर वांग जी खुद पर प्राउड फील हो रहा था। और थोड़ी देर बाद उसने खुद की भी शर्ट ओपन की और पता नहीं वो शर्ट रूम में कहाँ जाकर गिरी। उसके बाद वांग जी ने फिर से विंग को किस करना स्टार्ट किया और थोड़ी देर बाद ही उस रूम में बस हमें मॉर्निंग और ग्रोनिंग की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो दोनों लव बर्ड्स अपनी डेली नाइट एक्टिविटी में इंडल्ज हो चुके थे और एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे थे। अपनी हेवी नाइट एक्टिविटी के बाद दोनों ही अब एक दूसरे की बाहों में सो चुके थे। अब हॉस्पिटल रूम के बाद वांग जी बस आगे से पीछे चला जा रहा था। वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहा था। उसके हाथ स्वेटी हो रहे थे, यहाँ तक कि उसके फोरहेड पर भी पसीना देखा जा सकता था और उसका फेस देखकर कोई भी ऐसा कर सकता था कि वो भी थोड़ी देर में रो देगा। और ये देखकर पूरी लेन फैमिली बस साई कर रही थी। अंदर विंग था जो कि लेबर पेन में था और उसकी चीखें बाहर तक आ रही थी। इसकी वजह से वांग जी बहुत ज़्यादा परेशान था और डरा हुआ था। उसे रिग्रेट हो रहा था कि उसे विंग को प्रेग्नेंट करना ही नहीं चाहिए था। काश अगर विंग की जगह वो बर्थ दे सकता। वांग जी यही अपने मन में सोच रहा था, क्योंकि विंग की चीखें बाहर आ रही थी और ये सुनकर वांग जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और शुयंग जो वांग जी को ऐसे देख रहा था, उसने साई किया और वांग जी को शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहा, वांग जी शांत हो जाओ, काम डाउन। अगर विंग तुम्हें ऐसे देखेगा तो वो क्या सोचेगा कि उसका हस्बैंड उससे भी ज़्यादा रेस्टलेस हो रहा है, उसे ये दर्द सहना होगा। शिनचैन ने भी सहा था, क्या तुम वहाँ नहीं थे? तो तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो निंजा? शांत हो जाओ। वांग जी ने नोट तो किया, लेकिन फिर भी वो शांत नहीं था और अचानक ही विंग की चिल्लाने की आवाज़ बंद हो गई और पूरी लेन फैमिली की हार्ट बीट एक पल के लिए तो जैसे रुकी गई, क्योंकि ना तो बेबी की रोने की आवाज़ आ रही थी और ना ही विंग की। 5 मिनट तक भी जब कोई आवाज़ नहीं आई तो वांग जी अंदर जाने के लिए तैयार था, लेकिन तभी ऑपरेशन रूम का डोर ओपन होता है और शाओ शिनचैन एक बेबी के साथ बाहर आता है। वो बेबी शायद सो रहा था। शिनचैन ने वांग जी के सामने आते हुए कहा, वांग जी कांग्रेट्स, बेबी बॉय हुआ है। ये सुनकर वांग जी का फेस देखने लायक था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसकी पूरी बॉडी शेयर कर रही थी। वो शिनचैन बेबी को वांग जी को देना चाहता था, क्योंकि वांग जी बेबी का फादर है तो पहला हक उसका ही बनता है। लेकिन वांग जी तो बस अपनी जगह पर स्टेचू की तरह खड़ा था। वांग जी सोच रहा था कि अगर उसने बेबी को लिया तो कहीं उसने गिरा दिया तो, या फिर अगर उसने बेबी को थोड़ा टाइटली पकड़ लिया और उसने बेबी को हर्ट कर लिया। वो वांग जी यही सब सोच रहा था, तभी उसे अपने शोल्डर पर हाथ फील होता है। जब वो देखता है तो वहाँ लेनी थी। लेनी ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, लंजा उसे गोद में लो, तुम उसे हर्ट नहीं करोगे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये सुनकर वांग जी ने बस नोट किया और अपने कांपते हाथों से उस बेबी को हाथ में लिया। और जैसे ही उसने किया, उस बेबी ने अपनी आंखें खोली और अपने फादर की तरफ देखा। वांग जी खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। इतनी देर से वो जो आंसुओं को रोक कर बैठा था, वो आंसू बस निकल गए। उसने बेबी के फोरहेड पे किस किया और फिर शिनचैन की तरफ देखा और कहा, विंग कैसा है, क्या वो ठीक है? शिनचैन ने नोट किया और कहा, हाँ वो ठीक है, वो बस थक चुका है इसलिए आराम कर रहा है। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? वांग जी ने कहा, तुम मिल सकते हो, बस 10 मिनट बाद उसको वीआईपी रूम में शिफ्ट किया जा रहा है, शाओ शिनचैन ने कहा। वांग जी ने बस नोट किया। उसके बाद एक एक करके सभी फैमिली मेम्बर्स ने बेबी को लिया। वो बेबी बहुत ज़्यादा अडोरेबल था। उसके चीक्स बहुत चबी थे, जिसको सभी लोग बस पिंच करना चाहते थे। वही 10 मिनट बाद विंग अपने रूम में था और वांग जी बेबी को लेकर रूम में आ चुका था। विंग ने जब देखा कि किसी ने गेट ओपन किया है, तो
उसने सामने देखा तो देखा कि उसका हस्बैंड उसके बेबी के साथ अंदर आ रहा है। वांग जी अंदर आया और वो बेड पर बैठ गया। विंग ने वांग जी की तरफ देखा। विंग की आंखों में भी आंसू थे। उसने कहा, लंजा, ये ये हमारा बेबी है, राइट? ये सुनकर वांग जी ने नोट किया और उस बेबी को विंग की बाहों में दे दिया। विंग ने जब उस बेबी को देखा तो उसके फेस पर स्माइल और आंखों में खुशी के आंसू थे। विंग ने उस बेबी के फेस को सहलाते हुए कहा, लंजा, ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। इसकी आंखें और नोज बिल्कुल तुम पर गए हैं। ये सुनकर वांग जी ने नोट किया और कहा, और इसके लिप्स बिल्कुल तुम्हारे जैसे हैं। और ये देखो, इसके लिप्स के नीचे तुम्हारी तरह मोल भी है। ये सुनकर विंग ने नोट किया। वांग जी ने विंग के फोrehead पर किस किया और कहा, थैंक यू सो मच लव, तुमने मुझे इस वर्ल्ड का सबसे बेस्ट गिफ्ट दिया है। विंग, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये सुनकर विंग ने भी नोट किया और कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ हस्बैंड। उसके बाद अब थोड़े दिनों तक तो विंग हॉस्पिटल में था और उसके बाद विंग को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था और वो लेन मेंशन आ चुका था। और लेन मेंशन में विंग अभी आराम कर रहा था क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि उसे आराम करना चाहिए क्योंकि मेल प्रेगनेंसी आसान नहीं होती है। लेकिन पूरा दिन विंग के बेबी को आचिंग और जिंगे छोड़ते नहीं थे क्योंकि अभी वो बहुत छोटे थे, वो स्कूल जाते नहीं थे, इसीलिए वो बस अपने लिटिल ब्रदर के चारों तरफ घूमते रहते थे और उसे हंसाने की कोशिश करते रहते थे। और पूरी लेन फैमिली देख सकती थी कि आचिंग और जिंगे दोनों ही बेबी को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव थे। क्योंकि जब इबो, जो कि लेन वांगजी और विंग का बेबी था, उसका नाम उन्होंने इबो रखा था, लेन इबो। जब इबो लगभग 1 महीने का हो चुका था तब लेन फैमिली में एक फंक्शन रखा गया था और उनके बहुत सारे रिलेटिव्स आए थे। तब लेन फैमिली ने देखा था कि अगर कोई भी बेबी या फिर बड़ा भी इबो के पास आता और उसे टच करने की कोशिश करता था, जिंगई और आचिंग उसे दूर भगा देते और कहते कि ये उनका ब्रदर है, कोई उन्हें टच नहीं कर सकता। यहाँ तक कि लेन फैमिली में भी कुछ ही लोग थे जिन्हें वो बेबी को टच करने दे सकते थे। ऑफकोर्स उन्हें विंग और वांग जी थे ही, और लेन ई और लेन चेन यही थे जो उस बेबी को टच करने का हक रखते थे। और जब तक आचिंग और जिंगे आसपास होते थे तब तक शुएंग, शाओ चिनचेन, शिचेनगा और चेंगटो बेबी को गोद में नहीं उठा सकते थे क्योंकि वो अपने लिटिल ब्रदर को लेकर बहुत पॉजिटिव थे। वही क्या ईबो कम शरारती था? ईबो बचपन से ही बहुत नोटी था। अब ईबो 5 साल का हो चुका था और आचिंग 8 साल की, वही जिंगई 7 साल का हो चुका था। और ये तीनों बच्चे लेन फैमिली की जान थे। ये तीनों ही बहुत मिस्चीव थे। ये लेन फैमिली में किसी भी मेंबर को परेशान किए बिना रहते ही नहीं थे और ये लोग रोज़ रोज़ नए नए प्रैंक किया करते थे अभी। और ये शरारती बच्चे जो हमेशा बस प्रैंक्स करते रहते थे, आज ही लिविंग रूम के सोफे पर बिल्कुल शांत बैठे हुए थे। तीनों ही शांत थे। और ये देखकर विंग, जो कि फिर से प्रेग्नेंट था और उसकी बेली अब शो हो रही थी, वहीं शिनचैन जो भी प्रेग्नेंट था, वो दोनों लगभग सेम मंथ में ही थे। दोनों ही बैठे थे और उन बच्चों को देख रहे थे। विंग ने शिनचैन की आर्म को पकड़ते हुए कहा, शिनचैन का, आपको नहीं लगता कि इन लोगों ने कुछ किया है? ये इतना शांत क्यों बैठे हैं? ये सुनकर शिनचैन ने नोट करते हुए कहा, हाँ विंग, मुझे भी लगता है कि इन्होंने कुछ किया है और मुझे ये शांति किसी तूफान के पहले की आने की शांति लग रही है। शिनचैन ने ये कहा ही था तभी सीढ़ियों के सबसे ऊपर वाले हिस्से से 3 लोगों के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और तीनों ने उन तीनों बच्चों का नाम एक एक करके बहुत ज़ोर से लिया था। जिसे सुनकर एक पल के लिए तो शिनचैन और विंग भी डर गए थे और उन्होंने अपने हाथों को प्रोटेक्टिवली अपनी बेली पर रख लिया और सामने देखा। वहीं इतनी ज़ोर की आवाज़ सुनकर लेन चेन जो अपने रूम में थे, वहीं चेंग और लेनी जो किचन में ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थी, वो भी बाहर आ गई। लगभग 5 मिनट के साइलेंस के बाद पूरी लेन फैमिली बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। और वही वो बच्चे तो उस सोफे पर मानो अपने पेट को पकड़कर लोट-पोट होकर हंस रहे थे। और विंग और शिनचैन भी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे क्योंकि सामने लेनस्टिन, वांगजी और शोयंग थे जिनके फेस पर उस ब्लैक पेन से बहुत सारी डिज़ाइंस बनाई गई थी जिससे वो लोग बहुत ज़्यादा फनी लग रहे थे। और ये देखकर कि पूरी फैमिली उन पर हंस रही है, तीनों ही बहुत गुस्सा आ गए। उन्होंने बेबीज की तरफ देखा और कहा, यू लिटिल ब्रेड्स, तुम लोगों ने हमारे फेस के साथ क्या किया है? रुको, अभी मैं तुम्हें बताते हैं। ये बोलकर तीनों ही अपने अपने बेबीज के पीछे भागने लगते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स वो बेबीज थे और
उनकी उनके डैडीज की उम्र हो चुकी थी, इसीलिए वो बेबी भाग रहे थे और उनके हाथ में तो आने से, लेकिन वो भी उनके फादर थे। उन्होंने उनको पकड़ लिया और गोद में उठाते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमें नींद में हमें मारकर से मार कर दिया, और अब देखो सब लोग हम पर हंस रहे हैं, इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी। ये तीनों ने ही एक साथ ही अपने बेबीज को कहा था। वांग जी ने इब्बो की तरफ देखा और कहा, आज से तुम्हारी स्केटिंग और डांस बंद। ये सुनकर इब्बो का माउथ ओपन हो गया, क्योंकि डांस और स्केटिंग और बाइक रेसिंग, हालांकि वो छोटा है इसीलिए ऐसा कुछ तो करने नहीं देते, लेकिन फिर भी ये दोनों तो उसकी जान है। और ये सुनकर इब्बो का मौत बढ़ा गया। वहीं दूसरी तरफ शुएंग ने आचिंग की तरफ देखा और कहा, और तुम, आज से तुम्हारी एक्टिंग क्लासेस बंद। ये सुनकर आचिंग आचिंग का फेस ऐसा हो गया जैसे वो अभी रो देगी। वहीं शिचे ने जिंगई की तरफ देखा और कहा, और आज से तुम्हारा इन दोनों के साथ रहना बंद, मैं तुम्हें अभी हॉस्टल में भेज रहा हूँ। ये सुनकर जिंगई तो रोने ही लग गया। वहीं विंग और शिनचैन और चेंग, जो तीनों ही अपने हस्बैंड्स को देख रहे थे, तीनों ही आए और उन्होंने बेबीज को अपनी गोद में लेते हुए कहा, तुम लोग ऐसा कुछ नहीं करोगे। ये सुनकर शिनचैन ने कहा, सॉरी, वांग जी ने कहा, और क्यों नहीं करेंगे? तुम्हें अपने बच्चों की शरारत नहीं दिख रही कि उन्होंने मेरे फेस के साथ क्या किया है सुबह सुबह? मेरा हैंडसम फेस जिसपे तुम मरते थे और इसीलिए तुम मुझसे प्यार करते हो, और इसने मेरे फेस को बिगाड़ दिया। अब तुम मुझसे छोड़कर चले गए तो? ये सुनकर विन के फेस पर स्माइल आ गई। उसने ईबो की तरफ देखा और कहा, ईबो, आचिंग, जिंगई, तुम लोगों ने बिल्कुल अच्छा काम किया। ये सुनकर तीनों के ही फेस खुले के खुले रह गए। वही चेंग और शिनचैन फिर से हंसने लग गए। वो लेन ई और लेनचेन ने भी उन्हें ज्वाइन किया। वो सभी ऐसे ही हंसी मजाक कर ही रहे थे, तभी शिनचैन और विंग की चीख निकल जाती है, क्योंकि शायद उनका लेबर पेन स्टार्ट हो चुका था। और जैसे ही उन दोनों के हस्बैंड्स को रियलाइज हुआ, दोनों ने ही उन्हें कैरी किया और वो उन्हें हॉस्पिटल की तरफ ले गए। तो इसी हैप्पी एंडिंग के साथ तुम्हारा एफएफ आज एंड होता है। प्लीज़ मुझे बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा, और आपको सबसे आज का एफएफ का सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा लगा। और अगर कोई गलती हुई तो माफ़ कर देना, क्योंकि ये मेरा पहला एफएफ है जिसमें मैंने बेबीज़ को मेंशन किया है, या फिर बेबीज़ के बाद के सीन्स को मेंशन किया है, क्योंकि मैं नहीं करती। तो प्लीज़ मुझे बताना कि क्या मेरी कोशिश सही रही। अगर ये आपको पसंद आएगा तो मैं अगले एफएफ में भी एंडिंग कुछ इस तरह ही करूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।